नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्मी कहानी से बिल्कुल कम नहीं है। मुंबई, एक ऐसा शहर जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है ना? लेकिन इस शहर ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब इस चमक दमक के ठीक नीचे अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ही गहरा और काला साया पनप रहा था। आज के इस विश्लेषण में हम मुंबई के बिल्कुल पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की पूरी कहानी को करीब से समझेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए इस बेताज बादशाह की दिलचस्प कहानी शुरू करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब भी हमारे दिमाग में माफिया डॉन शब्द आता है तो एकदम से गोलियों की तड़तड़ाहट और खून खराबे वाली तस्वीरें उभरने लगती हैं। सही कहा ना? लेकिन हाजी मस्तान की जिंदगी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं सबसे अनोखा विरोधाभास यही था कि वो अंडरवर्ल्ड का निर्विवाद राजा तो था, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी पर बंदूक नहीं तानी। जी हाँ, ना ही कभी अपने हाथों से किसी की जान ली। अब सवाल ये उठता है कि बिना खौफ और बिना खून खराबे के कोई पूरे मुंबई शहर का डॉन आखिर बन कैसे सकता है? ये सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए कहानी के इस पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई का शांतिप्रिय डॉन यानी द पीसफुल गैंगस्टर। हाजी मस्तान को अक्सर लोग समंदर का राजा कहते थे, और इसका कारण था उसका काम करने का वो खास तरीका और एक बहुत ही सख्त पर्सनल कोड जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। उसका जो अपराध का दायरा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी तक सीमित था। उसने कभी भी, जी हाँ बिल्कुल कभी भी, ड्रग्स या हथियारों की तस्करी नहीं की। उसका मानना था कि इन चीजों से आम जनता का नुकसान होता है। अगर उसकी पहचान की बात करें तो सिर से पैर तक सफेद कपड़े, होठों पर 555 ब्रांड की सिगरेट और मालाबार हिल के अपने आलीशान बंगले की बालकनी से समंदर को ऐसे निहारना जैसे वो पूरा का पूरा समंदर उसी की जागीर हो। बस यही उसकी असली पहचान थी। अब देखते हैं कि उसका ये सफर शुरू कहाँ से हुआ। साइकिल दुकान से स्मगलिंग किंग तक का सफर, द राइज टू पावर। अगर हम शुरुआत से देखें तो 1926 में तमिलनाडु के कुड्डलोर में एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में उसका जन्म हुआ था। असल नाम था मस्तान हैदर मिर्जा। 1934 आते आते जब वो सिर्फ 8 साल का था, वो बम्बई आ गया। तब उसके पास सच में कुछ भी नहीं था। 1940 के दशक की बात करें तो वो क्रॉफर्ड मार्केट में अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग की एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। अब उसी दुकान के पास से अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती थीं। उन महंगी गाड़ियों और बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर उसके अंदर अमीर बनने की ऐसी आग भड़की जो उसे 1950 के दशक में बॉम्बे डॉक्स तक ले गई। वहां उसने कुली का काम शुरू किया और देखते ही देखते 1960 के दशक तक वो शहर का एक बहुत बड़ा स्मगलिंग किंगपिन बन चुका था। इस बीच डॉक्स पर काम करते हुए एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। उन दिनों वहां शेर खान पठान नाम का एक बहुत ही खूंखार गुंडा हुआ करता था जो कुलियों से जबरदस्ती हफ्ता वसूलता था। एक दिन मस्तान ने ठान लिया कि बस अब और नहीं। उसने 10 कुलियों को एक साथ इकट्ठा किया और शेर खान पर सीधा धावा बोल दिया। नतीजा ये हुआ कि शेर खान को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। इस एक घटना ने मस्तान को रातों रात कुलियों का लीडर बना दिया, और सच कहें तो यहीं से एक लेजेंड की शुरुआत हुई थी। डॉग्स का लीडर बनने के बाद ही उसका असल स्मगलिंग का सफर शुरू हुआ। उसी दौरान उसकी मुलाकात सऊदी अरब के एक बहुत बड़े गोल्ड स्मगलर शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई। हुआ कुछ यूं कि एक दिन पुलिस की रेड पड़ी, शेख पकड़ा गया और उसे 3 साल की सजा हो गई। लेकिन मस्तान उस सोने के खेप को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अब 3 साल बाद जब शेख जेल से बाहर आया तो उसे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि उसका वो सोना कहीं बचा होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए, मस्तान ने वो सारा का सारा सोना एकदम सुरक्षित रखा हुआ था और उसने वो शेख को वापस लौटा दिया। जब शेख ने पूरी हैरानी से पूछा कि भाई तुमने ये सोना बेचा क्यों नहीं, तो मस्तान का जवाब था, मेरे पिता ने सिखाया था कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है और वो ऊपर वाला सब देखता है। जरा सोचिए, चोरों और तस्करों की उस दुनिया में इस अकल्पनीय ईमानदारी का क्या नतीजा निकला होगा। शेख इस बात से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने बिना कुछ सोचे अपना आधा सोना मस्तान को दे दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने मस्तान को अपने स्मगलिंग बिजनेस में सीधा 50% का पार्टनर बना लिया। बस यही वो एक पल था जिसने हाजी मस्तान की हैसियत को रातों रात जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद दौर आता है अंडरवर्ल्ड के पहले महागठबंधन का, यूनाइटिंग द माफिया।
ये वाला किस्सा तो आपको बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीन जैसा लगेगा। हुआ ये कि बम्बई के एक और बहुत बड़े डॉन वरदराजन मुदलियार को पुलिस ने पकड़ रखा था। तभी मस्तान अपनी वही ट्रेडमार्क 555 सिगरेट पीते हुए भारी स्वैग के साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। उसका रुतबा ऐसा था कि उसे देखकर पुलिस वाले खुद ही पीछे हट गए। तब मस्तान ने वरदराजन के पास जाकर उसके कान में तमिल में कहा, वणक्कम थलाइवर, जिसका मतलब होता है हेलो चीफ। मस्तान ने ना सिर्फ उसे पुलिस से छुड़ाया, बल्कि उसे अपने बिजनेस में मसल पावर यानी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साथ भी मिला लिया। इसके बाद इन गैंगस्टर्स ने मिलकर एक बहुत ही गजब का प्लान बनाया। उन्होंने पूरे शहर को आपस में बांट लिया। मस्तान ने दक्षिण और पश्चिम बॉम्बे के पोर्ट्स यानी बंदरगाह अपने पास रखे। वरदराजन और करीम लाला ने सेंट्रल बॉम्बे पर अपना कंट्रोल जमाया और दमन बंदरगाह की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो सुकुर नारायण बखिया को दे दी गई। इस तरह बिना एक भी बूंद खून बहाए, बिना किसी गैंग वॉर के एक इतना शानदार गठबंधन तैयार हुआ जिसने इन सबका मुनाफा कई गुना बढ़ा दिया। अब बात करते हैं बॉलीवुड और हाजी मस्तान के उस खास कनेक्शन की, द सिनेमैटिक डॉन। अगर आपने दीवार फिल्म देखी है तो उसमें अमिताभ बच्चन का वो जो डॉग्स वाला सीन है और उनका विजय का जो पूरा किरदार है वो सीधे तौर पर हाजी मस्तान की जिंदगी से ही प्रेरित था। वो उसूलों वाला स्मगलर, वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनना और वो 5-5-5 सिगरेट, ये सब कुछ सीधे मस्तान से पर्दे पर उतारा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सलीम जावेद जैसे लेजेंडरी राइटर और खुद अमिताभ बच्चन मस्तान की बात करने के तरीके और उसके उठने बैठने के स्टाइल को करीब से समझने के लिए बकायदा उसके बंगले पर जाया करते थे। और बाद में फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन का जो सुल्तान मिर्जा वाला किरदार था ना, वो भी पूरी तरह से हाजी मस्तान की ही कहानी पर आधारित था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के पास चाहे जितनी ताकत या रुतबा आ जाए, कुछ चीजें अधूरी रह ही जाती हैं। हाजी मस्तान की जिंदगी में भी एक खालीपन था। उसे उस जमाने की बेहद मशहूर अदाकारा मधुबाला से एक तरफा प्यार हो गया था, लेकिन ये वो दिल था जिसे वो कभी जीत नहीं पाया। इस नाकामी के बाद उसने क्या किया? उसने बिल्कुल मधुबाला जैसी दिखने वाली एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस सोना से शादी कर ली। उसने सोना का फिल्मी करियर चमकाने के लिए सच में पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन बदकिस्मती से बॉक्स ऑफिस पर सफलता कभी उनके हाथ नहीं लगी। मस्तान का असल में रुतबा किस कदर का था, ये इस एक छोटी सी लेकिन बड़ी मजेदार घटना से पता चलता है। एक बार जानी मानी राजनेता रुखसाना सुल्ताना मुंबई आईं। उन्हें विदेशी कैमी साबुन बहुत पसंद था, जो उस वक्त भारत में इतनी आसानी से नहीं मिलता था। अब मस्तान को जब ये पता चला, तो जब वो वापस लौटने लगीं, तो मस्तान ने उनकी कार की पूरी पिछली सीट को उन साबुनों से भरवा दिया। और ये सब क्यों? सिर्फ अपना परिचय देने के लिए। ये उसकी पहुंच और उसके उस शाही अंदाज का बस एक छोटा सा नमूना था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां चीजें बदलने लगी थीं। जेल, राजनीति और पतन, द फाइनल एक्ट। साल था 1974। एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर ने मस्तान की स्मगलिंग पर लगातार रेड डालनी शुरू कर दी। मस्तान ने रिश्वत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार अपनी तगड़ी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके उसने उस अफसर का ट्रांसफर ही करवा दिया। मस्तान को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन मजे की बात देखिए, जब वो अफसर एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट पकड़ने लगा, तो मस्तान सिर्फ और सिर्फ उस अफसर को चिढ़ाने के लिए उसी सेम फ्लाइट में चढ़ गया और पास जाकर अंग्रेजी में बोला, ऑल द बेस्ट। ये सच में असीमित शक्ति का एक बहुत ही बेखौफ प्रदर्शन था। लेकिन फिर आया 1975 का वो दौर, जब इमरजेंसी लगी और सब कुछ पलट गया। मस्तान को स्मगलिंग के आरोप में पूरे 18 महीने जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े। पर यही वो जगह थी जहां उसकी मुलाकात करिश्माई नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी से हुई। जेपी की सादगी और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने मस्तान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसके अंदर एक तरह का आध्यात्मिक जागरण हुआ और जेपी की ही सलाह पर उसने जुर्म की उस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का एक बड़ा फैसला कर लिया। जेल से बाहर आने के बाद उसने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ के नाम से अपनी एक पार्टी बनाई। चुनावों में सच में बेहिसाब पैसा पानी की तरह बहाया गया। यहाँ तक कि मशहूर एक्टर दिलीप कुमार ने भी उसके लिए चुनाव प्रचार किया। लेकिन इसके बावजूद वो एक भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो सका। सोचिए, जो शख्स कभी पूरे मुंबई शहर पर एक छत्र राज करता था, राजनीति ने उसे पूरी तरह से सिरे से नकार दिया।
हालांकि वो अब राजनीति में था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के बड़े मामलों को अपनी स्टाइल में शांति से सुलझाने का काम फिर भी चलता रहा। एक दिलचस्प वाकया है, जब उसकी अपनी ही एक जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, तब उसकी एक बहुत भरोसेमंद सलाहकार थीं, जैनाबाई। उनकी सलाह पर मस्तान ने मुंबई के दो सबसे बड़े दुश्मन गैंग्स, पठानों और दाऊद इब्राहिम के गैंग को अपने घर बुलाया। उसने दोनों पक्षों से कुरान पर हाथ रखवाकर खून खराबा खत्म करने की कसम खिलवाई, और फिर मजे की बात ये कि उन दोनों की ही संयुक्त ताकत का इस्तेमाल करके बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जमीन खाली करवा ली। आपको पता है, इसी जमीन पर बाद में आलीशान मस्तान टावर्स बनकर खड़े हुए। पर धीरे धीरे समय बदल रहा था और मस्तान का वो जो शांतिप्रिय तरीका था ना, वो अब पुराना पड़ने लगा था। हाजी मस्तान के दौर में उसूलों वाली स्मगलिंग होती थी। एक अलिखित नियम था कि सारे गैर कानूनी काम रात के अंधेरे में बिल्कुल शांति से खत्म कर लिए जाएं, ताकि कभी भी आम जनता को कोई नुकसान न हो। लेकिन उसके बाद जो दाऊद इब्राहिम का दौर आया, उसमें उन सभी उसूलों को ताक पर रख दिया गया। दाऊद ने बेरहम हिंसा, हफ्ता वसूली, ड्रग्स और हथियारों का धंधा शुरू कर दिया, और देखते ही देखते मुंबई की सड़कों पर खुला आतंक फैल गया। इसी क्रूरता ने मस्तान के उस सभ्य अपराध के दौर को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और फिर जैसे जैसे दाऊद की ताकत बढ़ती गई, हाजी मस्तान का रुतबा फीका पड़ने लगा। उसके कई पुराने साथी जा चुके थे और उसका वो सुनहरा दौर अब बहुत पीछे छूट गया था। आखिरकार साल 1994 में हाजी मस्तान का निधन हो गया, और उसके जाने के साथ ही मुंबई के उस पहले और शायद आखिरी शांतिप्रिय माफिया डॉन की कहानी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, जिसने एक बहुत लंबे अरसे तक बिना किसी का खून बहाए अपने तरीके से अपना साम्राज्य चलाया था। तो अब इस पूरी कहानी के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या हाजी मस्तान को एक ऐसा मददगार रॉबिन हुड माना जाए जिसने हमेशा गरीबों की मदद की और कुछ सख्त उसूलों के साथ अपना काम किया, या फिर वो शख्स था जिसने असल में मुंबई के उस खौफनाक और काले अंडरवर्ल्ड की सबसे पहली नींव रखी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये आज भी हमें गहराई से सोचने पर जरूर मजबूर करता है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।